नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। 2024 आम चुनाव में अब आखिरी चरण का मतदान ही बाकी है। विपक्षी गठबंधन और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव अभियान में जिस तरह पूरी ताकत झोंकी गई है, यह 2019 आम चुनाव जैसा कतई नहीं है, जब पूरे चुनाव अभियान में विपक्ष सत्ता पक्ष के नैरेटिव को फॉलो कर रहा था। इस बार चरण दर चरण नैरेटिव की बढ़त पाला बदलती दिखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता लगभग पहले जैसी है। मोदी और उसको चुनौती देने वाले किसी भी दूसरे नेता के बीच लोकप्रियता का अंतर भले ही अभी भी काफी अधिक हो, लेकिन मोदी सरकार की वापसी को लेकर कथित अनिश्चितता 2019 से बड़ी है। तो क्या यह अनिश्चितता ही वह संयोग है जब भाजपा अपने 303 सीटों की संख्या से आगे निकल जाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि भाजपा जिसने उत्तर भारतीय राज्यों में वोट प्रतिशत और सीटों का लगभग चरम हासिल कर लिया है, वह अपनी जीती गई अधिकांश सीटों को बचाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। उधर सबका साथ सबका विकास के फलसफे पर क्रियान्वित अनेकों केंद्रीय योजनाओं में भले ही कोई भेदभाव ना हो, लेकिन भाजपा अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए पहचानी जाती है। इन दोनों ही मुद्दे पर मोदी सरकार और भाजपा की पिछले 10 वर्षों की परियोजना का विस्तार और प्रभाव इतना तो है कि आज वामपंथियों और डीएमके को छोड़कर लगभग सभी दल सेकुलरिज्म के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का घालमेल कर रहे हैं। जाहिर है, विचारधारा को लेकर बाकी दलों का भाजपा की कोर आइडियोलॉजी का कमोबेश अनुसरण करने से लाभ भाजपा को मिलता है। वैसे पिछली कुछ प्रस्तुतियों में मैंने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के राजनीतिक संदेश को पूरे चुनाव प्रक्रिया में बरकरार रखना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। चुनावी मंचों से भाजपा के नेता भी राम मंदिर मसले को कुछ कम ही दोहरा रहे हैं। भाजपा ने भले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादियों और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ठहराया हो, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भाजपा को सीधे तौर पर दंगाई या सांप्रदायिक पार्टी कहने से परहेज किया है, और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी 2019 में 115 से घटकर इस बार महज 78 रह गई है। यह ध्रुवीकरण को कम से कम रखने की विपक्ष की रणनीति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्षी गठबंधन की सफलता को लेकर कांग्रेस ने इस बार कहीं बड़े समझौते किए हैं। वह लगभग 330 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। यह एक दोधारी तलवार है, क्योंकि इससे कांग्रेस को कम सीटों पर जीत मिल सकेगी और किसी एक राष्ट्रीय दल के 190 से 210 सीटें ना होने पर वैकल्पिक गठबंधन सरकार की अस्थिरता और उसको लेकर संदेह अपने आप में एक मुद्दा बन जाती है। कांग्रेस ने बंगाल और केरल, पंजाब और दिल्ली में जैसे विरोधाभासी तालमेल को स्वीकार किया है, बावजूद इसके कांग्रेस की सफलता को लेकर कोई भी चुनावी अनुमान 100 सीटों तक उसकी संख्या को नहीं पहुंचाते हैं। इसके उलट एनडीए गठबंधन में भाजपा अकेले 430 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण बढ़त पर दिखती है। मेरा आकलन है कि कर्नाटक से लेकर बिहार तक भाजपा अपनी सीटों को बढ़ाने ना सही, लेकिन बचाने में कामयाब रह सकती है, जबकि एनडीए के साझेदार दलों का प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। तो क्या यह आम चुनाव एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट और मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत लेकिन कमजोर जनादेश देने वाला चुनाव होगा? बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अफसोस है कि 2014 से 24 के दौर में उन्हें एक अच्छा और मजबूत विपक्ष नहीं मिला है। तो क्या जनता तीसरी बार मोदी सरकार के साथ सशक्त विपक्ष की उनकी मनोकामना को भी पूरा कर देगी? संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अनुमान हो कि इस आम चुनाव में विपक्षी दलों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।
उधर चरण दर चरण, राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में मुद्दों और नारों में बदलाव करते दिखाई दिए। बीते 3 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी जिस आक्रामकता और आत्मविश्वास में दिख रहे हैं, वह चुनाव के नैरेटिव पर दोबारा उनकी पकड़ बन जाने का संकेत लगता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस आम चुनाव में और चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने अनेक रणनीतिक गलतियां की हैं। 2019 आम चुनाव में भाजपा ने लगभग 43% सांसदों का टिकट काट दिया था, जो इस बार लगभग 34% है। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य में लगभग 20 सांसदों के खिलाफ जनता में सामान्य से अधिक असंतोष है, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दिया गया। सवाल है कि क्या भाजपा सियासी जमीन पर अपने सांसदों के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का आकलन करने में विफल रही? यह संगठनात्मक शिथिलता है या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर अति आत्मविश्वास? कारण 2 हो सकते हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की छवि बहुत ताकतवर नैरेटिव है, यानी योगी और मोदी के नाम पर असंतोष को शायद थामा जा सकता है। और दूसरा कि ऐसे अलोकप्रिय सांसदों की जगह किसी नए चेहरे का चयन करना संभव है कि योग्यता, जातीय समीकरण और संभावित भीतरघात बढ़ने के खतरे के कारण मुश्किल भरा हो। वैसे चर्चा यह भी है कि बीते 5 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कथित उपेक्षा और उम्मीदवारों के चयन में संघ द्वारा सुझाए गए नामों पर भाजपा आला कमान द्वारा कथित तौर पर विचार नहीं किए जाने की वजह से इस आम चुनाव में संघ और उसके स्वयंसेवकों में वैसी सक्रियता नहीं है जो 2014 या 2019 में रही थी। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भाजपा संघ के कथित दखल और संघ पर भाजपा की निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में काम कर रही हैं? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक इंटरव्यू से ऐसा अनुमान होता भी है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता है, क्योंकि आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्यों के लिए केंद्र में भाजपा सरकार के ना होने पर उनकी परियोजना में आने वाले व्यवधान और अंतराल सुरक्षित और व्यवहारिक विकल्प नहीं है। और भाजपा भी जानती है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती में संघ के स्वयंसेवकों की भागीदारी कितनी है। यदि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भाजपा संघ से कथित तौर पर मुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयासरत हैं, तो मुझे लगता है कि यह 2 फ्रंट वॉर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके थिंक टैंक ने एक ऐसे आम चुनाव का गलत चयन किया है जब लगभग एकजुट विपक्ष सबसे बेहतर तालमेल, साझेदारी, नारे और नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ रहा है। भाजपा ने इस आम चुनाव के दौरान जितनी बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल किया और उनमें से अनेकों को आम चुनाव का टिकट भी दे दिया गया, कहा जाता है कि भाजपा के कांग्रेसीकरण से संघ भी असहज है और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। हालांकि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। असल में पाला बदल के ऐसे मामले भारतीय लोकतंत्र में सक्षम नेतृत्व और विचारधारा केंद्रित राजनीति के बढ़ते महत्व और चुनावी हवा के रुख का भी संकेत करते हैं। भाजपा के सामने कमजोर विपक्ष को लेकर 2014 से अनेक विश्लेषकों ने लगातार लिखा और बताया भी है कि विपक्ष के पास भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के समानांतर न कोई स्पष्ट और वैकल्पिक विचारधारा है और न ही कोई सशक्त साझा नेतृत्व। लिहाजा विपक्षी दलों के नेताओं को बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके तहत पार्टी यह साबित करना चाहती है कि हवा का रुख उसकी ओर है और विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस के अपने नेताओं का ही उनकी पार्टी की संभावनाओं और उनके नेतृत्व को लेकर भरोसा कमजोर है। लेकिन भाजपा के पक्ष में पाला बदल के सैकड़ों मामले होने से भाजपा और उसका संगठन कमजोर होता है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो सच यह भी है कि सांसदों या विधायकों का अपने समर्थकों के साथ पाला बदलने से उनकी पिछली पार्टी के चुनावी समीकरण और रणनीतियों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। लिहाजा संभव है कि भाजपा में अनेक दल के सांसदों और विधायकों का आना तुलनात्मक लाभहानि और मतदाताओं पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव की गणना पर आधारित है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इस आम चुनाव में बेरोजगारी के एकमात्र मसले पर विपक्ष के हमले से पूरे चुनाव अभियान में दबाव में दिखे हैं।
लेकिन जरा हकीकत देखते हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर लगभग 40 लाख स्वीकृत पद हैं, जिनमें 6 से 9 लाख पद हर सरकार में रिक्त रहे हैं और यदि उन्हें आज भरा जाए तो सालाना 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। लेकिन राहुल गांधी 30 लाख सरकारी नौकरियां देना चाहते हैं। इस व्यय का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? जाहिर है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर अधिक टैक्स, वेल्थ क्रिएटर्स पर टैक्स, पेट्रोलियम से लेकर एक्साइज और वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की आकर्षकता यानी अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कमजोर पड़ जाएगी। यह एक अराजक विचार हो सकता है, लेकिन यूपीए सरकार समेत सभी सरकारों में यह रिक्तियां दशकों से क्यों नहीं भरी गई, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2004-05 से 2009-10 के बीच यूपीए सरकार के दौर को ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जॉबलेस ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था की प्रगति के सापेक्ष रोजगार में शून्य प्रगति का दौर कहा था। क्या यह संस्थागत असमानता का कारण नहीं है, जिसे हटाने के लिए राहुल गांधी संपत्ति के पुनर्वितरण का भ्रमित वायदा कर रहे हैं? जनवरी 2014 में प्रकाशित आईएलओ की एक रिपोर्ट बताती है कि मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2009 से 12 के बीच फॉर्मल सेक्टर में सृजित 1,70,00,000 नई नौकरियों में 85% में कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई। संभव है कि यही वह वर्कफोर्स है जिसे कोविड आपदा में सबसे अधिक झेलना पड़ा हो। साथ ही 2004 से 13 के यूपीए शासन के 9 वर्षों में 6 लाख केंद्रीय नौकरियों की तुलना में 2014 से 2023 के मोदी सरकार के दौर में लगभग 9 लाख केंद्रीय रिक्तियां भरी गई हैं। सवाल है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब वह कौन सा फॉर्मूला है जिस पर बेरोजगारी का कायाकल्प हो सकता है। वैसे भारतीय चुनाव ऐतिहासिक और तात्कालिक समस्याओं के भावनात्मक दोहन की बाजीगरी को साबित करने का अवसर रहे हैं। विपक्ष बेरोजगारी से लेकर महंगाई, आरक्षण और बढ़ती असमानता के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जिस तरह हमलावर है, बावजूद इसके यदि मोदी सरकार की वापसी होती है तो यह समस्याओं के फौरी लेकिन जोखिम भरे समाधान की तुलना में सक्षम नेतृत्व में बढ़ती राष्ट्रीय क्षमताओं में भविष्य की आशाओं के चयन का चुनाव होगा। भाजपा की वापसी सत्ता के गैर जरूरी परिवर्तन की जगह बदलाव लाने में सफल हो रहे शासन की स्थिरता और नीतियों की निरंतरता के महत्व को लेकर सजग हो रहे लोकतंत्र का संकेत होगा। लेकिन यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्षी दलों के समर्थक मतदाता भी भावी इंडी सरकार की दिशा, दशा और स्थिरता को लेकर अधिक आश्वस्त नहीं है। उधर भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सोमर्स कह रहे हैं कि 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारत और उसके लोकतंत्र के भविष्य को लेकर उनका कहना है कि भारत में आज अभी जो कुछ हो रहा है वह असाधारण है और इसीलिए अगर दुनिया में आशा की कोई चमकती हुई रोशनी है तो मुझे उम्मीद है कि अगले दशकों में भारत का लोकतंत्र एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। यह हम भारतीयों और हमारे लोकतंत्र के लिए एक प्रेरक स्टेटमेंट है। आगामी 4 जून को हमारे पास एक नई सरकार होगी और इस सरकार से भी हमारी अपेक्षाएं और उसकी तथ्यपूर्ण और सच्ची आलोचनाएं कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं में धन वितरण के एंटाइटलमेंट की जगह मानव संसाधन बनाने वाले एम्पावरमेंट को तरजीह मिलनी चाहिए। कोई भी वांछित परिणाम जनता के सक्रिय भागीदारी के बगैर हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा आगामी सरकार और जनता के बीच सक्रिय संवाद और साझेदारी के लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जाए। नई सरकार से यही मेरी अपेक्षा है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।